नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जनजातियों के लिए किए गए विशेष उपबंधों के बारे में समझने वाले हैं और ये जो हमारी क्लास होगी छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है और जिसे डॉक्टर एस.डी. चौबे और नीलेश सिंह ने लिखा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर, जनजातीय विकास हेतु उपबंध। अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं तो आदिवासियों द्वारा बनाए गए क्षेत्रों की एक बड़ी संख्या को ब्रिटिश काल के दौरान आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए घोषित किया गया था। ये क्षेत्र 1874 के अनुसूचित जिला अधिनियम और भारत सरकार द्वारा 1936 में बनाए गए अधिनियम द्वारा 1936 में अधिनियम बनाए गए, है ना। और स्वतंत्रता के बाद इन क्षेत्रों में क्रमशः 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में शामिल किया गया। अब इन्हें अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा बाद में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था, है ना। और जो जनजाति है वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। ये आप लोग जानते ही होंगे, है ना, भली बात ही आपको पता ही होगा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र 20 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया था, अर्थात राज्य निर्माण के बाद जो है घोषित किया गया था अनुसूचित क्षेत्रों को, है ना। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। 5वीं अनुसूची में भाग ख अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद, है ना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन का प्रावधान है। टीएसी का कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देना है, जैसे राज्यपाल द्वारा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है। अच्छा, जैसा कि, है ना, 10 राज्यों के नाम हैं जहां पर 5वीं अनुसूची में जो कि शामिल है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में जो है 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र जो है विद्यमान है। 5वीं अनुसूची भारत के बृहद हिस्से में अनुसूचित क्षेत्रों को निर्धारित करती है, जहां अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र में 50% से अधिक जनजाति जो है आबादी मौजूद होती है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तो लगभग एक जैसे ही परिवेश में है। झारखंड और मध्य प्रदेश एक साथ मान सकते हैं। गढ़चिरौली वाला इलाका महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र नक्सल से प्रभावित तो है ही, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उड़ीसा भी नक्सल प्रभावित है कुछ जिलों में, है ना। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में। और नक्सल प्रभावित कहने का मतलब कि जहाँ घने जंगल हैं वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, और लगभग अनुसूचित क्षेत्र भी उसी आसपास में पाई जाती है ना। आदिवासियों के जनसंख्या भी वहीं आसपास पाई जाती है, और क्या है, उनका ब्रेन वॉश करना आसान है, और इसीलिए जो है नक्सल प्रभाव उन इलाकों पर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जो है शहरीकरण कम हो पाया है, सड़कें कम पहुँच पाई हैं, विकास कम हो पाया है ना। 6वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का प्रावधान करती है, और इन स्वायत्त निकायों को विभिन्न विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्रदान करती है ना। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है ना। और यहाँ जो है आफ्स्पा जैसे है ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोविज़न एक्ट जो यहाँ पर लागू होते हैं, है ना, कि यहाँ जो फोर्सेस हैं वो अपने से कुछ डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें हायर अथॉरिटी से पूछने की या सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आफ्स्पा जैसे यहाँ पर कानून लागू होते हैं, है ना। लेकिन इन 6वीं सूची में शामिल होने से फ़ायदा ये है कि राज्य भी कुछ अपने हित में अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं, है ना, जो फैसला सामान्य राज्य नहीं ले सकते। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल राज्यों में 10 स्वायत्त जिले। मेघालय में खासी पहाड़ी जो है स्वायत्त जिला परिषद है ना। एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल।
जयंतिया पहाड़िया जो है स्वायत्त जिला परिषद है। गारो पहाड़िया, गारो खासी जयंतिया आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसे करके घिरा है और वहीं से जो है ये हवा गुजरती है। हवा कहने का मतलब मानसून वाली हवा, और वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ, मौसिनराम में। मिजोरम की बात करते हैं तो चकमा स्वायत्त जिला परिषद, लाई स्वायत्त जिला परिषद, अमारा स्वायत्त जिला परिषद, और असम में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद। असम में दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड जो है स्वायत्त जिला परिषद है। कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जो पृथक राज्य के लिए मांग अक्सर करते रहते हैं, है ना। छठी अनुसूची के लाभ के बारे में बात करते हैं तो छठी अनुसूची उस क्षेत्र की भूमि पर निवासियों के विशेषाधिकार की रक्षा करती है ना। जैसे वहाँ जनजाति वगैरह जो भी आदिवासी जन हैं, तो वहाँ पर जैसे आपको जाना है तो आपको वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है। जैसे नागालैंड वगैरह जाना है तो कुछ जगहों के लिए परमिशन लेना पड़ता है। छठी अनुसूची आदिवासी समुदायों को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान करती है। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त है। ये निकाय क्षेत्र में विकास, स्वायत्त देखभाल, शिक्षा, सड़कों और नियामक शक्तियों के योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन को मंजूरी प्राप्त करते हैं, है ना। संचित निधि से एक तो इमरजेंसी में निकाला जाता है, आप लोग को पता ही होगा, और छठी अनुसूची के लिए भी इससे जो है धन प्राप्त होता है। मतलब आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी यदि संचित अनुसूची से आपको धन मिल रहा है, फंड मिल रहा है तो, है ना। तो ये इसका एक फायदा है। जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो मैंने पीछे आपको बताया, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं तथा अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य अनुसूचित जनजाति कल्याण मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करते हैं। इसका गठन 23 जुलाई 2019 को राज्य शासन द्वारा किया गया था, है ना। राज्य शासन की बात है, ये राज्य शासन द्वारा गठित ये परिषद है। और इसमें जो नियम है, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम 2006 से इसका संबंध है। और इसके अंतर्गत जो है आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, संविधान की 5वीं अनुसूची के क्षेत्र शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और विभागीय मंत्री जो है इसका उपाध्यक्ष होता है। अधिकतम 20 सदस्यों का प्रावधान है। इसमें 3/4 सदस्य जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। देखते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद की संरचना वर्तमान परिवेश के आधार पर, है ना। तो इसके अध्यक्ष विष्णुदेव साय हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री अर्थात राम विचार नेताम है वर्तमान में। अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिलाकर। तो ये रहे आपके 18 सदस्य, है ना। ये विधायक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं इनमें, और उस विभाग के मंत्री हैं, ये सब उनके जो है सदस्य हैं। पंचशील सिद्धांत, है ना। पंचशील सिद्धांत उस समय नेहरू जी के समय ये पंचशील हो गया, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष नीति, जिसके तहत हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अर्थात न तो धुरी राष्ट्र में और न ही एक 2 भाग जो थे ना, जो विश्व युद्ध के समय, एक तो धुरी राष्ट्र थे और एक है मित्र राष्ट्र, है ना। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, इस टॉपिक पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। अब यहाँ उस समय क्या बात चल रहा था कि कहना चाहिए कि शीत युद्ध, कि आप किस गुट में शामिल होंगे। तो उस समय तो हम रिसेंटली आज़ाद हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में हम आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने हमें जबरन शामिल कर लिया, और गांधी जी ने बोला कि नहीं ठीक है, शामिल हो जाते हैं, यदि हम इनका साथ देंगे तो ये हमें जल्दी आज़ाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो जब हम आज़ाद हुए तब उस समय ये हुआ कि आप धुरी राष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं या मित्र राष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं। तो भारत की रणनीति ये थी कि हम किसी भी राष्ट्र में किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होना चाहते थे, और यही कहलाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष नीति, है ना। और इसी प्रकार से उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचशील सिद्धांत भी आया था। इसके बारे में समझते हैं।
1957 में आदिवासियों के लिए शुरू की गई पंचशील नीति अधिक समावेशी दृष्टिकोण की और एक बदलाव का प्रतीक थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचशील सिद्धांत दिया गया था। पंचशील नीति 5S सूर्य, मिट्टी, जल, पौधे, समाज के सिद्धांतों से प्रेरित होकर कृषि को बढ़ावा देने, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने, सामुदायिक विकास सुनिश्चित करने आदि करके आदिवासियों के जीवन को जो है बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है। इस नीति में आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया था। तो ये था आपका पंचशील सिद्धांत, है ना। पंचशील सिद्धांत के तहत ही पंचशील सिद्धांत और गुट निरपेक्षता, ये दोनों सिद्धांत ऐसे थे कि इसी वजह से जो है वीटो के लिए प्रस्तावित था भारत देश, और वीटो पावर जो है नहीं लिया गया। किसके द्वारा? नेहरू जी द्वारा, जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। खैर, उस समय की स्थिति परिस्थिति अलग थी, उस समय का देश काल अलग था, और उसी के चलते 1962 में जो है भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था और खामियाजा भुगतना पड़ा था कि युद्ध में हमारी हार हुई थी, जो चीन के साथ हुआ था, है ना। अब देखते हैं आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के तत्काल पश्चात राज्य सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि राज्य के आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फलस्वरूप आदिवासी अनुसूचित जाति अंचलों के विकास हेतु वर्ष 2004 में प्राधिकरणों का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 20 जून 2024 द्वारा प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया, जो निम्नानुसार है ना। देखते हैं, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, है ना। ये सब विकास प्राधिकरण बने थे इन क्षेत्रों के विशेष, कहना चाहिए कि उत्थान हेतु, है ना, क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़ रहे थे। वहाँ शहरीकरण लेट से पहुँचेगा तो वहाँ के लोग जो है वर्तमान समाज से अछूते रहेंगे। और उस विकास का क्या मतलब, जहाँ आपका एक हिस्सा विकास से छूट जाए, है ना। तो ये था, इसीलिए जो इसका गठन, विकास प्राधिकरणों का गठन जो है किया गया। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन 20 जून 2024 को किया गया, जिसका मुख्यालय जगदलपुर था। इसका विस्तार संपूर्ण बस्तर संभाग के 7 जिलों में था, है ना। सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात करें तो 20 जून 2024 को गठित किया गया, मुख्यालय इसका अंबिकापुर है। विस्तार इसका संपूर्ण सरगुजा संभाग के 6 जिलों में है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 20 जून 2024 को गठन, मुख्यालय इसका रायपुर, विस्तार बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। अर्थात सभी क्षेत्रों के विभिन्न भागों के आदिवासियों के लिए जो है विकास प्राधिकरणों का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया, है ना। देखिए, पहले मध्य प्रदेश का 35% हिस्सा अलग होकर जो छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ चूंकि मुख्यालय से दूर था, विकास यहाँ कम पहुँच रहा था, है ना। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए विकेंद्रीकृत किया गया और शासन को जो है एक हिस्सा अलग कर दिया गया, है ना। विकेंद्रीकरण से फायदा ये होता है कि आप माइक्रो चीज़ों को देख पाते हैं, है ना, मैक्रो चीज़ों को, है ना। जैसे एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। मैक्रो स्तर पर जो है आप चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, पंचशील के नीति के 5 सिद्धांत, ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जनजातीय लोगों को अपने पारंपरिक आवास में रहने और अपनी जीवन शैली अपनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। आदिवासियों की भूमि उनकी सहमति के बिना नहीं छीनी जानी चाहिए। जनजातीय समुदायों को अपने क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। जनजातीय भाषाओं को विकसित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित किया जाना चाहिए, है ना। ये तो हो गया पंचशील नीति के सिद्धांत, 5 सिद्धांत। और देखते हैं छत्तीसगढ़ जनजातीय समस्याएं। ये समस्याएं ऐसे है कि ये फैक्चुअल नहीं है, लेकिन ये आपको डिस्क्रिप्शनल आंसर लिखने में हेल्प करेंगी। डिस्क्रिप्शनल आंसर मतलब आपको मेंस के लिए हेल्प करेंगी। कभी भी आपको
एकदम फैक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, पीछे के तथ्यों को भी पढ़ना चाहिए, ताकि जो है आपका दिमाग एक सीक्वेंस में चीज़ों को याद रखे, है ना। आइए देखते हैं समस्याओं के बारे में। दुर्गम निवास, अशिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की समाप्ति, है ना। ब्रिटिश शासन आने के बाद जो है वो इस पर कंट्रोल करना चाहती थी, है ना। और उसका जो प्राकृतिक रूप से जो हमें संपदा मिली है उसका दोहन अपना करना चाहती थी, है ना। तो ये एक प्रकार की समस्या थी उस समय। बेरोजगारी, बेरोजगार है आदमी तो क्या ही करेगा। विस्थापन एवं पुनर्वास, इसी प्रकार से निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा अपनी आजीविका के साधनों से वंचित होने की वजह से जनजातियों में गरीबी, भूखमरी की समस्या का सामना करते हैं और भारी ब्याज लेने पर मजबूर हुए। और धीरे धीरे जो है साहूकार, चेट्टी, महाजन है, इनसे ब्याज के चंगुल में फंसते हुए जो है या तो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं या तो नक्सली बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहचान का भय, अब क्षय, है ना। उनको कोई विशेष पहचान है नहीं है। एक दुनिया से कहना चाहिए कि विकसित समाज से वो अछूते रहे हैं। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं कुपोषण, मदिरापान, है ना, मदिरापान उनका पारंपरिक हिस्सा है। और कभी कभी अत्यधिक मदिरापान उनके कहना चाहिए कि अवनति का भी एक कारण है। इसके बाद है शोषण, बाहरी लोगों का प्रवेश और उनको जो है बंधुआ मजदूर रखना, उनको शोषित करना, कम वेतन पर अधिक काम लेना, इस प्रकार से उनका शोषण किया गया। और इसी प्रकार से देखें तो अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक प्रावधान इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए संविधान में लिखा हुआ है। और इन अनुच्छेदों में इनके लिए विशेष रूप से प्रावधानित किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15(4) है, जनजातियों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान है ना, उनको शिक्षा दिया जाएगा। 16(4) है, सरकारी नौकरी में जनजातीय लोगों को प्रतिनिधित्व देने हेतु आरक्षण का अधिकार है ना। एसटी और एससी कैटेगरी जो आप देखते हैं इसी के अंतर्गत है। अनुच्छेद 23 है, जनजातियों से दुर्व्यवहार, बेगार, बंधक मजदूरी का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 है, जनजातियों का बलात्श्रम निषेध है। अनुच्छेद 29, अपनी भाषा, बोली, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 46, इनके शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के विषय में सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 16(4)(a) छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में जनजातीय मंत्री के प्रावधान का जो है उल्लेख करता है। और ये मंत्री जो है टोटल कैपेसिटी का मंत्रिपरिषद कितना होता है, 1/3 होता है और उतना ही होगा, है ना। उससे आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। हाल ही में एक अभी बढ़ाया गया था, तो इसका विवाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि आप स्ट्रेंथ से एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, है ना। विवाद यह था कि 14.5 यदि मान लीजिए होता है तो छत्तीसगढ़ सरकार इसमें 15 मंत्री गठन करना चाहती थी। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल डाटा मुझे याद नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है यदि ये फ्रैक्शन में हो जाता है तो आप इसे 14 ही मानेंगे, 15 नहीं मानेंगे। अनुच्छेद 244 कहता है जनजातीय क्षेत्र में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त की स्वशासन की व्यवस्था करना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जैसे कि अनुच्छेद 275 जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था जो है करता है। इसी प्रकार से 275 है। 330 है, 330 के तहत जो है लोकसभा व अनुच्छेद 332 के तहत जो है विधानसभा में जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। आप लोग देखते ही होंगे कि कुछ क्षेत्रों में एसटी विधायक, एसटी एमएलए और कुछ क्षेत्रों में एससी एमएलए इनके लिए रिजर्व किया गया है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा छत्तीसगढ़ में एसटी सीट कितनी है और एससी सीट कितनी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।